वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 5 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है स्मार्ट प्रोग्राम 2.0 के बारे में। आइए देखते हैं। अभी केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग के साथ मिलकर स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अब शिक्षण पेशेवरों के बीच आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्य धारा में लाने का दायरा यानी स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इमोंग टीचिंग प्रोफेशनल्स यानी स्मार्ट कार्यक्रम के सहयोग के माध्यम से देश भर में आयुर्वेद शिक्षण जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, संस्थानों, अस्पतालों के साथ आयुर्वेद के को प्राथमिकता देने वाले जो क्षेत्र हैं उनको मजबूत और नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देगा। स्मार्ट 2.0 का उद्देश्य इसमें अंतः विषय अनुसंधान विधियों का उपयोग करके आयुर्वेद हस्तक्षेपों की जो है प्रभावकारिता होती है उसको सुरक्षा को प्रदर्शित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में अनुवाद करने के लिए एक ठोस सबूत उत्पन्न करना है। इस अध्ययन का उद्देश्य बाल कासा कुपोषण, अपर्याप्त स्तनपान, असामान्य गर्भाशय, रक्तस्राव, रजोनवृत्ति, महिलाओं में ऑस्टियोपेरोसिस और मधुमेह मेलिटस सेकेंड के प्राथमिक वाले जो अनुसंधान हैं उन क्षेत्रों में सुरक्षा, सहनशीलता और आयुर्वेद फॉर्मुलेशन का पालन करना है। CCRAS क्या है? तो ये भारत सरकार के आयुष यानी आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। ये भारत में आयुर्वेद और सोवा रिग्पा चिकित्सा प्रणाली में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान के लिए निर्माण, समन्वय, विकास और प्रचार के लिए शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो यह NCISM अधिनियम 2020 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। यह चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने वाला अधिनियम है जो गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक अपनी पहुंच को सुधार करता है। ये देश के सभी भागों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसमें 29 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। एक खोज समिति NCISM के तहत स्थापित 4 स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष हैं और इसमें अंशकालिक सदस्यों अध्यक्षों के पद के लिए केंद्र सरकार को नामों की सिफारिश करेगी। इनका कार्य क्या है इसका? तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली के जो चिकित्सा संस्थानों और पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियां तैयार करना, स्वायत्त देखभाल संबंधित मानव संसाधन बुनियादी ढांचों की आवश्यकता का आकलन करना, विधेयक के तहत बनाए गए नियमों तथा भारतीय चिकित्सा प्रणाली की राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना और स्वायत्त बोर्डों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना आदि इसका कार्य है। हमारा अगला आर्टिकल है स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी भारत सरकार ने 1250 करोड़ रुपए की अनुमति लागत पर अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना स्क्वायर किलोमीटर एरे में भारत की भागीदारी के लिए मंजूरी दे दी है। स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला के बारे में देखते हैं। तो यह विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक वैज्ञानिक लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण करने वाली एक अत्याधुनिक मेगा विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय सुविधा है। यूके के परिचालन मुख्यालय के साथ ऑस्ट्रेलिया, SKA और दक्षिण अफ्रीका SKA मिड में स्थित SKAO से कई महत्वपूर्ण नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देते हुए रेडियो खगोल विज्ञान में क्रांति लाने की उम्मीद है। इसमें 10 देश शामिल हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन, नीदरलैंड और यूके इसमें शामिल हैं 10 देश। भारत और SKAO के बारे में देखते हैं। तो भारत अनुमोदन के बाद SKA वेधशाला का पूर्ण सदस्य बनने के लिए SKA
MOU संधि पर हस्ताक्षर करेगा और इस प्रकार परियोजना में भाग लेने वाले देशों की बढ़ती सूची में ये शामिल हो जाएगा। इस अनुमोदन में अगले 7 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय SKA वेधशाला निर्माण चरण के लिए वित्त पोषण सहायता शामिल है। इस परियोजना में को परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग प्रमुख एजेंसी होगी। SKA में भारतीय भागीदारी वास्तव में एक राष्ट्रव्यापी समावेशन परियोजना है, जिसका नेतृत्व 20 से अधिक शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों, उनके नोडल संस्थानों के रूप में NCRA TIFR के साथ एक संघ द्वारा किया जाता है। भारत ने SKA 2014 से 20 में डिजाइन चरण के दौरान जटिल टेलीस्कोप प्रबंधन प्रणाली सफल डिजाइन में अग्रणी भूमिका के साथ परियोजना में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। भारत में प्रारंभिक प्रोटोटाइप चरण में भारत की सक्रिय रूप से टेलीस्कोप प्रबंधक नामक 3 क्षेत्रों में लगा हुआ है। हमारा अगला आर्टिकल है कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कवरत्ती लक्षद्वीप में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। तो कोच्चि द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के बारे में देख लेते हैं। ये कोच्चि लक्षद्वीप जो के बीच में ये केरल है। यहाँ पे केरल में ये कोच्चि है, इस प्लेस है, और यहाँ से ये है कवरत्ती। यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। इसका ही कल प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। तो इसके बारे में देखते हैं। ये मुख्य भूमि उसको बोलते हैं जो हमारा मेनलैंड होता है, यानी हमारा जो केरल है इसको मुख्य भूमि बोलेंगे, और ये जो लक्षद्वीप है वो द्वीपों पर बसा है, तो उससे अगर उसकी तुलना करेंगे तो उसके मुख्य भूमि बोलेंगे। तो ये मुख्य भूमि यानी कोच्चि से 11 लक्षद्वीप के द्वीपों, अर्थात इसमें 11 द्वीपों में कवरत्ती, अगत्ती, अमीनी, कदमत, चेटलेट, कल्पेनी, मिनिकॉय, एंड्रोथ, किल्टान, बंगाराम और बित्रा तक पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी परियोजना का विस्तार किया गया है। इस परियोजना को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि दूरसंचार विभाग द्वारा वित्त पोषित ये है। ध्यान रखना, ये परियोजना सार्वभौमिक जो सेवा दायित्व निधि है, ये दूरसंचार विभाग द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL परियोजना का निष्पादन करेगी, यानी उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है, और यह काम ग्लोबल ओपन टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से मेसर्स NEC कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। परियोजना में से संबंधित मुख्य गतिविधियों में समुद्री मार्ग सर्वेक्षण, पनडुब्बी केबल बिछाना, CLS स्टेशनों का सिविल निर्माण, अंतर टर्मिनलों की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है। परियोजना का इसका महत्व क्या है? तो इसमें KLISOFC परियोजना के से इंटरनेट गति में वृद्धि होगी। अभी वहाँ मतलब जो लक्षद्वीप में है वो इंटरनेट की मतलब स्पीड बहुत कम है, इससे इंटरनेट की उसमें वृद्धि होगी गति में, जिससे नई संभावनाएं और अवसर खुलेंगे। लक्षद्वीप की आज़ादी के बाद पहली बार सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल इसे जोड़ा जाएगा। ये पहली बार हो रहा है कि जब उसको सबमरीन मतलब फाइबर केबल से जोड़ा जा रहा है। ये समर्पित पनडुब्बी OFC लक्षद्वीप द्वीप समूह के संचार बुनियादी ढांचे के में एक आदर्श बदलाव सुनिश्चित करेगी, जिससे तेज और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं, टेलीमेडिसन, ई-गवर्नेंस, शैक्षिक पहल, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल मुद्रा उपयोग और डिजिटल साक्षरता आदि की मतलब उसको बढ़ावा मिलेगा और उसको जो करने में लोग सक्षम होंगे। हमारा अगला आर्टिकल है उसी के बारे में है, कवरत्ती द्वीप समूह के बारे में देख लेते हैं। देखते हैं अभी हाल ही में जैसे लक्षद्वीप में कई विकास परियोजनाएं, जैसा कि हमने ऊपर वाले आर्टिकल में भी चर्चा की, का उद्घाटन शिलान्यास करने प्रधानमंत्री मतलब गए थे। तो अब इसके बारे में देखते हैं कवरत्ती द्वीप समूह के बारे में। तो ये कवरत्ती लक्षद्वीप यानी भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है।
जिसकी इसकी राजधानी और इसका सबसे विकसित द्वीप जो कवरत्ती है, ये लक्षद्वीप की राजधानी भी है और इसका सबसे जो भी विकसित द्वीप है वो ये है कवरत्ती। ये केरल राज्य तट से 380 किलोमीटर दूर स्थित है और ये लक्षद्वीप द्वीप समूह के केंद्र में स्थित है और ये पश्चिम में अगत्ती द्वीप और पूर्व में एंड्रोट द्वीप के बीच में ये कवरत्ती बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 4.22 वर्ग किलोमीटर है। द्वीप इसकी अधिकतम लंबाई 5.8 किलोमीटर है और चौड़ाई 1.6 किलोमीटर है। ये द्वीप पश्चिम की तरफ औसत समुद्र तल से 2 से 5 मीटर और पूर्वी तरफ 2 से 3 मीटर ऊपर है। इस द्वीप के पश्चिमी किनारे पर एक उथला लैगून और उत्तरी किनारे पर नारियल के पेड़ उगते हैं। यह द्वीप 12 एटोल, 5 जलमग्न तट और 3 प्रवाल भित्तियों का घर भी है। यहाँ अजीब बात यह है कि कवरत्ती के उत्तरी छोर पर एक छोटी सी अंतर्देशीय झील भी है। कवरत्ती शहर अपनी मस्जिदों के नक्काशीदार लकड़ी के खम्भों और छतों और कब्रिस्तानों के नक्काशीदार पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मतलब 95% लोग मतलब यहाँ पर मुस्लिम आबादी यहाँ पर रहती है, इसीलिए इन चीज़ों की चर्चा इसलिए ज़्यादा हाईलाइट करा गया है मस्जिद और कब्रिस्तान को। यहाँ निवासियों के रूप में गैर द्वीपवासी का प्रतिशत सबसे अधिक है। यहाँ बोले जाने वाली भाषाएं मलयालम और महल हैं। कवरत्ती को प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाने वाले ये 100 भारतीय शहरों में से एक इसको चुना गया था। और इसमें टोटल इसमें 36 द्वीप हैं और 36 द्वीपों में लेकिन रहते 10 ही द्वीपों पर लोग, मतलब जो भी ज़्यादातर रहते हैं वो 10 द्वीपों पर रहते हैं। बाकी ऐसे द्वीप हैं जिसको भारत ने अपने जो भारत के राज्य क्षेत्र में आते हैं। टोटल इसके लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। हमारा अगला आर्टिकल है ग्रीन हनी क्रीपर के बारे में, तो देखते हैं। ये ग्रीन हनी क्रीपर है, इसको देख सकते हैं। कोलंबिया में पक्षी विज्ञानियों ने अभी हाल ही में एक जंगली हरे हनी क्रीपर की तस्वीर खींची है, जिसके पंख अलग अलग आधे हरे और मादा और आधे इसके नीले नर के हैं। मतलब मादा के हरे हैं और नर के जो पुरुष होता है उसके नीले हैं पैर। एक खोजे गए इस विशिष्ट हनी क्रीपर के शरीर के एक आधे हिस्से में नर पंख को और दूसरे पर मादा जो रंग का था। यह प्रजाति एक विशिष्ट नरों से भिन्न है जो काले सिर के साथ चमकीले नीले रंग के होते हैं और ये मादाएं पूरी तरह से घास की तरह हरी होती हैं। यह दुर्लभ घटना है जो वैज्ञानिक रूप से द्विपक्षीय गाइनेड्रोमोफॉर्मिक के रूप में जाना जाता है। ये महिला कोशिका विभाजन के दौरान एक अंडे के उत्पादन में त्रुटि के कारण उत्पन्न होता है, जिसके बाद ये 2 शुक्राणुओं द्वारा दोहरा निषेचन होता है। ग्रीन हनी क्रीपर के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक टाइनेजर परिवार का छोटा पक्षी है। ध्यान रखना किस परिवार का है ग्रीन हनी क्रीपर, ये टाइनेजर परिवार का छोटा पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्लोरोफेंस स्पीजा है। और ये इसका वितरण की बात करें कहाँ पाया जाता है, तो ये न्यू वर्ल्ड ट्रॉपिक्स यानी मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों और मैक्सिको से ब्राज़ील तक ये पाया जाता है। ये 13 से 14 सेंटीमीटर लंबा और 14 से 23 ग्राम जो वजन इसका होता है। नर मुख्य रूप से नीले रंग का हरे रंग का होता है और उसका सिर काला होता है और उसकी चोंच अधिकतर चमकीली और पीली होती है। मादा घास जैसी हरी दिखाई देती है। उसका गला पीला होता है और उसमें नर की तरह इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुषीपन और काले सिर का अभाव होता है, मतलब उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। उन्हें ग्रीन हनी क्रीपर्स कहा जाता है क्योंकि मादा और युवा पक्षी लाल आँखों के साथ चमकीले हरे रंग के ये होते हैं। हालांकि पुरुषों के पंख में और पूंछ मादाओं की तुलना में औसतन थोड़े लंबे होते हैं और प्रत्येक लिंग में ये काफ़ी भिन्नता होती है और बहुत अधिक ओवरलैप भी इसमें देखा गया है। मतलब ओवरलैप एक दूसरे जैसे दिखते हैं। ये बड़े पैमाने पर अमृत फल और कीड़ों का भोजन करते हैं। अक्सर ये फल की आपूर्ति करने वाले फील्डरों पर भी ये
आता रहता है। जो एक संरक्षण की स्थिति होती है तो ICN की जो लाल सूची होती है इसमें इसको मतलब लीस्ट कंसर्न रखा गया है। लीस्ट कंसर्न मतलब होता है कि मतलब ये कम से कम चिंता का विषय है इसके बारे में, यानी ये पर्याप्त मात्रा में अभी है। हमारा अगला आर्टिकल है चंदका दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो ये उड़ीसा में है, जैसा कि ये मैप में आप देख सकते हैं, ये उड़ीसा का मैप है और ये जो रेड कलर से स्पॉटेड है यहाँ पर है चंदका दमपारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंदका दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये यहाँ पर लोकेशन है इसकी। अब आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले उड़ीसा में वन विभाग ने चंदका दमपारा जो वन्यजीव अभ्यारण्य के लोगों को, विशेषकर छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक रात्रि पथ की योजना बनाई है। तो इसके बारे में देखते हैं। ये आंशिक रूप से खुर्दा के भीतर और आंशिक रूप से उड़ीसा राज्य के कटक जिलों में स्थित है। इस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के ये करीब है और यह उत्तर पूर्वी घाट जैविक क्षेत्र के खोरदा ऊपरी इलाकों पर बसा हुआ है। ये 193.39 वर्ग किलोमीटर रोलिंग टेबल भूमि और छोटी विशाल पहाड़ियों में फैला हुआ है और ये अगस्त 1982 में इसको एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये हाथियों के सफल संरक्षण के लिए जाना जाता है, जो यहाँ की प्रमुख प्रजाति है। यहाँ सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। वनस्पतियों में यहाँ पर देखते हैं तो अभ्यारण्य की पुष्प विविधता 6 प्रकार के से वितरित की जाती है। इसमें द्वितीयक नम विविध अर्ध सदाबहार वन, नम कांगड़ा जिसको जाइलिया एक्लोकार्पा वन और तटीय साल वन, कांटेदार बांस ब्रेक लगाए गए सागौन और यूपेटोरियम स्क्रब शामिल हैं। अभ्यारण्य के भीतर 2 जल भंडार, डेरास बांध और झुमका बांध स्थित हैं। इसमें ध्यान रखना, डेरास बांध और झुमका बांध स्थित हैं। यहाँ पर मुख्य प्रजातियों में कोचिला, कलीचा, बेलोज, कांगड़ा, गिरिंगा, सुनारी और साल, कुंभी, जामू, करंजा, सागौन और सिद्धू प्रसिद्ध हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर हाथी के अलावा अन्य स्तनधारियों में तेंदुआ, चीतल, बंकिंग हिरण, माउस हिरण, जंगली सुअर, सामान्य लंगूर, रीसस बंदर, छोटे भारतीय सीवेट आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य की प्रमुख पक्षी मोर है और रेड जंगल फाउल, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, ग्रेट हॉर्नर उल्लू और ब्लैक हेडेड ओरियोल आदि पाए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है देविका नदी परियोजना के बारे में। तो आइए देखते हैं। ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप है। यहाँ पर ये रेड से स्पॉटेड है, यहाँ पर देविका नदी है और ये लद्दाख है पूरा, ये लद्दाख है पूरा और ये है हमारा जम्मू कश्मीर, इधर पाकिस्तान है। अब आइए इसके बारे में देखते हैं। उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवित परियोजना देविका अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। नमामि गंगे की तर्ज पर निर्मित यह परियोजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। यह उत्तर भारत की पहली नदी है जो पुनर्जीवन परियोजना में शामिल है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर में देविका नदी के किनारे क्रियान्वित की गई। इसे भारत सरकार का राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना में शामिल किया गया है। इस परियोजना के तहत देविका नदी के तट पर स्नान घाटों को विकसित किया जाएगा, अतिक्रमण को हटाया जाएगा, प्राकृतिक जल निकायों को बहाल किया जाएगा और शमशान भूमि के साथ साथ जलग्रहण क्षेत्रों को विकसित यहाँ पर किया जाएगा। इस परियोजना में 8 MLD, 4 MLD और 1.6 MLD क्षमता वाले 3 सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण, 129.27 किलोमीटर सीवेज नेटवर्क, 2 शमशान घाट का विकास, सुरक्षा बाड़ लगाना और भूमि निर्माण, छोटे जल विद्युत संयंत्र और 3 सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं जो यहाँ पर लगाए जाएंगे। 190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित फंड आवंटन का हिस्सा क्रमशः केंद्र और यूटी, जो जम्मू कश्मीर अभी यूटी है, इसके द्वारा 90 और 10 के अनुपात में इसको डिवाइड किया जाएगा, यानी 90% केंद्र सरकार देगी और 10% जम्मू कश्मीर देगा। इस परियोजना को पूरा करने पर नदियों में प्रदूषण में कमी और पानी की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। ये एक अत्याधुनिक दाह संस्कार केंद्र होने के अलावा तीर्थयात्रियों और मनोरंजन पर्यटकों के लिए अद्वितीय गंतव्य प्रदान करेगा। देविका नदी के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो देविका नदी को पवित्र नदी गंगा की बहन माना जाता है। इसका बहुत धार्मिक महत्व बहुत अधिक है।
इसका उद्गम जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से होता है। ये पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में है उसकी ओर बहती है, जहाँ ये रावी नदी में मिल जाती है। कई स्थानों पर ये प्रकट और लुप्त होने के कारण देविका नदी, गुप्त गंगा भी इसको कहा जाता है। मतलब ये दिखाई नहीं देती, इसीलिए इसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है, तो इसलिए इसको गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है नया हिट एंड रन कानून अभी आया है। उसमें प्रावधान किया गया था जो भारतीय न्याय संहिता नंबर IPC को बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया है, उसी में इसके प्रावधान को कुछ चेंज किया गया था, इसीलिए बहुत राष्ट्रव्यापी आंदोलन करा ट्रक वालों ने, तो अभी सरकार ने उसको होल्ड डाउन कर दिया है। तो उसी के बारे में है, देखते हैं। देशव्यापी ट्रक चालकों द्वारा आंदोलन अभी हाल ही में समाप्त हो गया, क्योंकि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह हिट एंड रन के खिलाफ विवादास्पद कानून लागू करने से पहले जो हितधारक हैं, जो मतलब ट्रक ड्राइवर हैं, उनकी जो कमेटी होती है उनसे बात करेगी, मिलेगी, उसके बाद ये कानून को लागू किया जाएगा। नए हिट एंड रन कानून के बारे में जान लेते हैं। तो ये भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के अनुसार जो ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता यानी IPC का प्रतिस्थापन यानी उसकी जगह पर इसको लाया गया है। यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर दुर्घटना का कारण बनता है या फिर पुलिस या किसी अधिकारी को वह सूचित किए बिना वहां से चला जाता है, तो उसको 10 साल तक की जेल और 7 लाख जुर्माना उसको हो सकता है। ऐसा इसमें BNS में भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान किया गया है। BNS या भारतीय न्याय संहिता ने लापरवाही से मौत का कारण के तहत 2 अलग अलग श्रेणियां स्थापित की हैं। इसमें पहली श्रेणी में मतलब किसी भी जल्दबाजी या लापरवाही से किसी की मौत अगर हो जाती है किसी से, तो जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में ये नहीं आती है। इस श्रेणी में अपराधियों को 5 साल तक की कैद होगी और उसको जुर्माना भी हो सकता है। दूसरी श्रेणी में लापरवाही से वाहन चलाने से हुई मौत से संबंधित जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आती है। यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की तुरंत रिपोर्ट किए बिना भाग जाता है, तो उन्हें 10 साल तक की कैद होगी और उनको जो मतलब 7 लाख रुपए जुर्माना मतलब उन पर लगाया जाएगा। हिट एंड रन कानून पहले क्या था, मतलब ये जो कानून है, जो IPC था तब क्या था, और अब जब भारतीय न्याय संहिता उसको बदल दिया गया है तब इसमें क्या बदलाव आए हैं, देखते हैं। तो पुराने ब्रिटिश काल में IPC में हिट एंड रन कानून मामलों में के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। ऐसे मामलों में IPC की धारा 304A के तहत कार्रवाई की गई है। इस धारा के अनुसार लापरवाही से किए गए कार्य के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने पर अधिकतम 2 साल की सजा और जेल जुर्माना हो सकता था, जो भी बहुत कम था, 2 लाख रुपए तक जुर्माना था इसमें और 2 साल तक की जेल। हिट एंड रन के सभी मामलों के साथ साथ ये अन्य प्रकार की गतिविधियों जो जल्दबाजी और लापरवाही से किए गए कार्य के कारण मौत के दायरे में आती हैं, तो IPC की धारा 304A के तहत दर्ज करी जाती थी पहले, और अभी भी मतलब धारा वही है। बाकी जो जेल जाने का जो टाइम पीरियड है, जैसे जो 10 साल कर दिया है, पहले 2 साल था, और 7 लाख जुर्माना कर दिया है, और जो पहले 2 लाख था, बस इतना ही बदलाव किया गया, इसीलिए आंदोलन करा ट्रक वालों ने। अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा अगला आर्टिकल है सावित्रीबाई फूले के बारे में। तो अभी 3 तारीख को इनका जन्म जयंती मनाई गई, इसीलिए चर्चा में है। हर साल 3 जनवरी को भारत का एक विशेष दिन मनाता है, इनके बारे में इनको याद करता है। सावित्रीबाई फूले जी को इनकी जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी 1831 को ये महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। सावित्रीबाई फूले जी ये एक भारतीय समाज सुधारक, कवित्री, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सशक्त आवाज़ थीं। वह महिला मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भागीदार भी थीं। सावित्रीबाई फूले ने भारत में पहली महिला शिक्षक बनने के लिए अहमदनगर में सुश्री फरार संस्थान और पुणे में सुश्री मिशेल स्कूल में प्रशिक्षण भी लिया था। ये मतलब भारत की पहली शिक्षिका भी बोली जाती हैं, भारत की पहली शिक्षिका प्रथम। सावित्रीबाई फूले और उनके पति जो ज्योतिबा फूले, ये महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से एक थे। इन्हें 1848 में पुणे में महिला के लिए भारत का पहला स्कूल महिलाओं के लिए इन्होंने खोला था। समाज के लिए ये अपने मतलब पति ये ज्योतिबा राव फूले के साथ में मिलकर इन्हें खोला था।
समाज के विरोध के बावजूद भी 1851 तक ये फूले ने विभिन्न जातियों के बच्चों के लिए 150 लड़कियों की क्षमता वाले 18 स्कूल ये चला रहे थे। उन्होंने 2 शैक्षणिक ट्रस्ट भी स्थापित किए, जिसमें नेटिव फीमेल स्कूल पुणे और महार, मांग और दलित जातियों के लिए अन्य लोगों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी की स्थापना की थी। 1852 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में फूले परिवार के महान कार्यों को स्वीकार किया और सावित्रीबाई को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का नाम देकर सम्मानित किया। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा राव फूले के साथ मिलकर समाज में प्रचलित जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने ज्योतिबा राव फूले की अगड़ी संस्था सत्यशोधक समाज, इसको 1873 में स्थापना हुई थी, इसको तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने सभी वर्गों की समानता के लिए लड़ाई लड़ी। 1852 में उन्होंने महिला सेवा मंडल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। विशेष रूप से यह मंच स्थापित सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देते हुए जातियों के सदस्यों को एक साथ लाया। सावित्रीबाई फूले विधवाओं के अधिकारों की मुखर समर्थक थीं और उन्होंने उन प्रचलित रीति रिवाजों के खिलाफ जो अभियान चलाया जो विधवाओं को अभाव का जीवन जीने के लिए मजबूर करते थे, और विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार के लिए उन्होंने अभियान चलाए। पहले बहुत छोटी उम्र पे शादियां कर दी जाती थी, 8-10 साल पे। सावित्रीबाई फूले का विवाह खुद 9 साल की उम्र में ही हुआ था। तो जो भी कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह या कोई बीमारी से किसी का पति की मृत्यु हो जाती तो महिला को पूरा आजीवन पूरा विधवा ही रहना पड़ता था और विधवाओं को कोई अधिकार भी नहीं हुआ करते थे। तो उसी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ें उठाई। विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रथा थी पहले, और उस प्रथा के प्रति विरोध भी उन्होंने प्रदर्शित करने के लिए सावित्रीबाई फूले ने मुंबई और पुणे दोनों में नाइयों की हड़ताल का आयोजन किया। सावित्रीबाई ने दहेज और अन्य जो दमनकारी सामाजिक रीति रिवाजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। 1863 में ज्योतिबा राव और सावित्रीबाई फूले ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की शुरुआत की, और ये भारत का पहला घर था जो शिशु हत्या पर रोक लगाता था। ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ये भारत का पहला घर था जो शिशु हत्या पर रोक लगाता था। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों की मदद करता था। ये सावित्रीबाई फूले ने 2 किताबें लिखी। इसमें 1854 में उन्होंने काव्य फूले और 1892 में बावन काशी सुबोध रत्नाकर, जो उनकी कविताओं का संग्रह है। इन्होंने ये 2 कविताएं लिखी हैं, किताबें। उन्होंने पिछड़े और उत्पीड़ित वर्ग है उनके लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रसिद्ध कविता गो गेट एजुकेशन लिखी। उनकी जयंती, जिसे सावित्रीबाई फूले जयंती के रूप में मनाया जाता है, ये शिक्षा और सामाजिक समानता में उनकी विरासत योगदान को याद करने का दिन है, और इसीलिए इनका ये जयंती हर साल 3 जनवरी को मनाई जाती है। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हुए। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।